हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग भारतीय प्रशासन में विवादास्पद मुद्दे टॉपिक में लोकपाल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लोकपाल टॉपिक पर बीपीएससी में पिछले दफा ही क्वेश्चन आया था। संभवतः अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस बार आ सकता है। वैसे बीपीएससी का ये इतिहास रहा है कि क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो ये एग्जाम्पल है जो आपके संशय को दूर कर सकता है। जैसा कि देखिए, आप क्वेश्चन आया था, जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, ये है 53-55 में। क्या लोकपाल संस्था भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन कर सकता है? इस संस्था के पक्ष और विपक्ष में अपना मत दीजिए, ये क्वेश्चन आया था। और ये 56-59 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट कर गया था। क्या भारत लोकपाल जैसी संस्था भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन कर सकता है? इस संस्था के पक्ष और विपक्ष में अपना मत और सुझाव दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करता है ना। अच्छा, दूसरा चीज, इस बार जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन आया था, क्या आपको लगता है कि लोकपाल भारतीय संविधान के मौलिक आत्मा के विपरीत है? क्वेश्चन आया था, डू यू फील दैट लोकपाल इज एन अपोजिट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब कह सकते यूपीएस स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है। समझ, आज हम लोग इसी टॉपिक पर वर्कआउट कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हो आप कि 2-3 टॉपिक जो है ना एक दूसरे से बड़ा जुड़ा हुआ है। जैसे प्रशासनिक सुधार को ले लो, जन शिकायत को ले लो, भ्रष्टाचार को ले लो और लोकपाल को ले लो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जन शिकायत और भ्रष्टाचार दो को भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण समस्या मान सकते हो। भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण समस्या है और जन शिकायत भी महत्वपूर्ण समस्या है। इसको करेक्ट करने की जरूरत है और इसको करेक्ट करने में प्रशासनिक सुधार की बहुत व्यापक गुंजाइश है। और प्रशासनिक सुधार के एक विशेष रूप में आप लोकपाल को ले सकते हो। तो भारत में लोकपाल संस्था एक बहुप्रतीक्षित संस्था में से एक है, जिसके बारे में लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है और रही है। आपको याद होगा, अन्ना हजारे ने लोकपाल को लेकर ही एक मूवमेंट चलाया था राष्ट्रव्यापी, और उस दौरान मानो ऐसा लगा कि पूरा भारत रुक गया। 2011 की बात होगी, पूरा भारत रुक गया था और सब लोग बेताबी से लोकपाल की स्थापना की अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। लोकपाल स्थापित भी हो गया, लोकपाल कार्य भी कर रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या वस्तु स्थिति है, क्या उसकी उपलब्धि है, वो अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रशासन में जन शिकायत और भ्रष्टाचार दो अलग अलग मुद्दा है, लेकिन है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। समझ रहे हैं कि जन शिकायत बहुत व्यापक अवधारणा है। जन शिकायत के कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार भी है। समझ रहे हैं? तो यो कह सकते हो कि जन शिकायत व्यापक अवधारणा हो गया और भ्रष्टाचार उसका एक विशेष रूप हो गया। भ्रष्टाचार पर अलग से भी क्वेश्चन आता है। एक बार मेरे पास क्वेश्चन बीपीएससी का है, उस क्वेश्चन में देखा गया कि भ्रष्टाचार पर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्वेश्चन आया था 43वां बीपीएससी में, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा के कमी होने के कारण पर प्रकाश डाले। इसको रोकने के लिए कौन कौन सी योजना करनी चाहिए? समझ रहे हैं? मतलब कहता है, अकाउंट फॉर द डिक्लाइन इन इंटेग्रिटी इन द सिविल सर्विसेज, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इट। तब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवा में नैतिकता, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। जरा इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसा अगर आप ले लो, मतलब हम लोग बात करें, मतलब मोटा मोटी समझ लो कि अगर हम लोग अभिशासन की बात करें, हम लोग अगर शासन पर मतलब कह सकते हो प्रशासन ले लो या फिर हम लोग अभिशासन ले लो। समझ रहे? शासन अभिशासन अगर ये दोनों चीज ले ले, इन दोनों चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बतलाओ? जैसे ऑडवे टीड का स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मॉरल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटर इज मॉरल एजेंट, है कि नहीं क्वेश्चन?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया आपकी नैतिकता। नैतिकता इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, नैतिकता। क्लियर है? मॉरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिकता से ताल्लुकात किसका है? नैतिकता से ताल्लुकात है सत्यनिष्ठा का। मेरी बात समझ रहे? नैतिकता से ताल्लुकात है सत्यनिष्ठा का, समझ रहे हैं? क्योंकि प्रशासन में आप देखते हो कि क्या रहता है, प्रशासन में सत्ता सम्मिलित होता है, शासन में सत्ता होता है। और सत्ता की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है बताइए? क्योंकि इसमें सत्ता होता है और सत्ता का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? सत्ता की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है भ्रष्ट होने की। सत्ता की प्रवृत्ति होती है भ्रष्ट होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा लॉर्ड एक्टन का, अथॉरिटी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो क्या होता है? यह उसको भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो जहाँ प्रशासन में आप आए, अभिशासन में आए, सब नैतिकता वाली बात घर पर रह जाती है और फिर लोग वही आचरण करने लगते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। समझ रहे? ये बड़ा मुश्किल है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठ बनकर रहा जाए, लेकिन उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि अगर प्रशासन में सत्यनिष्ठा गया तो पूरा, जैसे कहते हो ना, वहाँ हमने स्टेटमेंट सुना होगा, हेल्थ इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। पैसा खो गया, धन खो गया तो कुछ नहीं खोया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया। एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और जब चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्योंकि जब चरित्र खोएगा ना तो वह स्वास्थ्य को भी ले जाएगा और धन को भी ले जाएगा। इसलिए उसी तरह का अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में उसको देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर एथिक्स खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। यह बात आप समझ रहे हैं? देयर इज नो डिफिकल्टी। क्लियर है? मतलब आप कह सकते हो रूल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हाई रूल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट? बिकॉज वी कैन री इनेक्ट लॉ, फिर से कर सकते हैं, बना सकते हैं। इफ सिस्टम इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर सिस्टम खो गया तो कुछ तो खोया है। एंड एथिक्स इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर एथिक्स खो गया तो जैसे मैंने बताया ना, मैंने बताया धन के बारे में बताया आपको, फिर बताया स्वास्थ्य के बारे में बताया। और स्वास्थ्य समझते हो ना? हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज तो देख रहे होगे कोरोना महामारी से हम लोग सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए ही कंसर्न है। धन ले जा, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षित रहना चाहिए। और फिर क्या होता है? चरित्र होता है कि नहीं होता? दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। ये 3 लेवल हुआ। धन खोया, कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया, सब कुछ खोया, चरित्र खोया, सब कुछ खोया। होता कि नहीं? और यही चीज अगर हम प्रशासन में देखें तो प्रशासन में आप रख लो विधि खो गया है, कमजोर पड़ रहा है, अपर्याप्त, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, प्रणाली अगर खो गया है, समझ रहे हैं, तो फिर वो जो नंबर 2 होगा। और तीसरा क्या है? नैतिकता अगर खो गया है, समझ रहे, मॉरलिटी खो गया है, आचार संहिता खो गया है, समझ रहे, आचार संहिता खो गया, तो एवरीवन इज लॉस्ट। मतलब आप कह सकते हो जिस प्रकार ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, तो यहाँ पर भी ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ। मतलब कह सकते हो लॉ को क्या है? लॉ तो हम जब चाहें तब बना सकते हैं। संसद हमारे लिए बैठी हुई सरकार है, राष्ट्रपति अध्यादेश बहुत तरीका से बना सकते हैं। सिस्टम बड़ा मजबूत होता है। एक बार सिस्टम एक दिन में बनता भी नहीं है और एक दिन में बिगड़ता भी नहीं। ठीक उसी प्रकार के स्वास्थ्य एक दिन में बनता नहीं है और एक दिन में बिगड़ता भी नहीं है। हम ऐसा थोड़े क्या बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ले लेंगे तो बहुत मोटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार सिस्टम बनने में टाइम लगता है और बिगड़ने में भी टाइम लगता है। और सबसे अल्टीमेट क्या हुआ? एथिक्स। सिर्फ एथिक्स, सिस्टम भी ठीक है, विधि भी है, लेकिन आप में एथिक्स ही नहीं है, आप में नैतिकता नहीं है, आप में आचार संहिता नहीं है, तो फिर आप सब बेकार है। होता है कि नहीं होता? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही है कि प्रशासन आया तो सत्यनिष्ठा इसको क्या कर देगा? इसको डैमेज करना शुरू कर देगा। और इसको डैमेज करेगा तो फिर क्या होगा बताइए? अगर इसको डैमेज करना शुरू किया तो फिर इसका उत्पत्ति क्या होगा? इसकी उत्पत्ति होगा, इसको आप कह सकते हो भ्रष्टाचार, जो बहुत बड़ा समस्या है, विश्वव्यापी समस्या है
और सर्वकालिक सार्वभौमिक समस्या है, कोई नई समस्या नहीं है। अगर मौर्य काल में देखा जाए तो उस समय ही भ्रष्टाचार था। कौटिल्य ने खुद अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 रूप का उल्लेख किया है और बतलाया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जीभ पर शहद रखकर उसके स्वाद चखे बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रशासन में भी जब अधिकारी हाथ में सत्ता आता है तो उसका दुरुपयोग न हो, ये संभव नहीं है, तो भ्रष्टाचार हो जाता है। क्लियर है? अब भ्रष्टाचार से बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, तो भ्रष्टाचार से बहुत सारा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और भी है जिसको कह सकते हो जन शिकायत। जन शिकायत भी हो गया, समझ रहे? मैंने इसको अलग से लगाया, इसलिए लग रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए और भी कारण हो सकता है जन शिकायत का। हो सकता है अधिकारी ने ईमानदार है लेकिन व्यवहार ठीक से नहीं किया, आचरण ठीक से नहीं किया, नियम कानून बहुत ज्यादा जटिल है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। अब इन सब से निपटने के लिए क्या होगा बताइए? अब इन सब से निपटने के लिए हमें चाहिए प्रशासनिक सुधार। इन सब से निपटने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रशासनिक सुधार। अब प्रशासनिक सुधार में बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, और उसी में एक उपाय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो अभी हम लोग आज चर्चा करें, लोकपाल। समझ? तो इस प्रकार आप देखते हो कि ये इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले तो भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा वगैरह के बारे में डिस्कस करें कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्या मायने रखता है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा होता कैसा है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा को प्रशासन में अखंडता, प्रशासन में सचरित्रता भी कहते हैं। क्लियर है? ईमानदारी भी कहते हैं। मतलब आप कह सकते, मैंने भी क्या बताया, प्रशासन एक नैतिक प्रक्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। तो अगर प्रशासन में सत्यनिष्ठा या अखंडता, आप कह सकते हैं एक ऐसी आदर्श अवस्था को कह सकते हैं, एक ऐसे आदर्श दशा को कह सकते हैं जिसमें लोक सेवक सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग, सार्वजनिक धन का प्रयोग करने में गौरवान्वित महसूस करे और वह लोकहित की परिपूर्ति सुनिश्चित करे। यदि सार्वजनिक धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो रहा हो, विधि सम्मत तरीका से हो रहा हो, तो उसमें हम सत्यनिष्ठा का कोई गुंजाइश नहीं कि सत्यनिष्ठा नहीं है। तो सार्वजनिक धन का प्रयोग सार्वजनिक हित में होना, सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग लोकहित में होना, विधि सम्मत तरीका से होना, साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना, ये किस चीज को दर्शाता है? यह दर्शाता है सत्यनिष्ठा को। सत्य प्लस निष्ठा, सत्य और निष्ठा, मतलब आप ट्रूथ भी है और क्या है, कमिटेड भी है। समझ रहे? सत्यनिष्ठा मतलब सचरित्रता, सत्य चरित्रता। सत्य मतलब सद, मतलब अच्छा, चरित्रता का मतलब कैरेक्टर, जिसको आप गुड गवर्नेंस से बोल सकते हो, जिसको अभी हम सुशासन या विशासन के नाम से जानते हैं। अखंडता, इंटेग्रिटी, यानी जिसके आप निष्ठा को, जिसके आप प्रतिबद्धता को, जिसके आप ईमानदारी को आप खंडित ना कर सके, उसी को हम अखंडता कहते हैं। तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा अगर है तो फिर आपको कहने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सोचने का कोई जरूरत नहीं है। आप ले सकते हैं, बहुत सारे विश्व में ऐसे देश होंगे जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में नंबर 1 पर होंगे। हमारे फिनलैंड और पता नहीं किस किस का नाम आता है कि ये लोग नंबर 1 में आते हैं ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, पारदर्शिता सूचकांक में। वहाँ ईमानदारी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा है। तो वहाँ जहाँ ईमानदारी नंबर 1 होगा, जहाँ सत्यनिष्ठा नंबर 1 होगा, जहाँ प्रशासन मतलब श्रेष्ठ होगा, वहाँ क्या होगा, सुशासन अपने आप हो जाएगा। सुशासन स्वयं चलाएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकहित का बड़े पैमाने पर मतलब सर्वोच्चता से महत्व मिला दिया जाएगा। सार्वजनिक सत्ता और सार्वजनिक धन का लोकहित में अधिकतम उपयोग होगा कि नहीं होगा? और उसके और क्या होगा बतलाइए? प्रशासन में कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावकारिता सबसे सुनिश्चित रहेगी। प्रशासन का साख बना रहेगा और जनता का प्रशासन के प्रति आस्था और विश्वास बना रहेगा। तो अगर प्रशासन में सत्यनिष्ठा है फिर न कुछ भी बाकी नहीं है, काफी है, पर्याप्त है। मेरी बात आप समझ रहे हो? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा एक वांछनीय अवस्था है, एक आदर्श अवस्था है, तो ऐसा होना चाहिए, ये माना जाता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। लेकिन जितना प्रशासन में सत्यनिष्ठा का
महत्ता और आवश्यकता है, व्यवहार में क्या देखते हो, उसका उतना ही अधिक अभाव देखने को मिलता है, उसका उतना ही अधिक उपेक्षा देखने को मिलता है। जैसा कारण मैंने बतलाया, इसका कारण यही है कि चूंकि लोगों के पास सत्ता होती है और सत्ता की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है, भ्रष्ट होने की होती है। तो सत्ता आया नहीं कि भ्रष्ट होना शुरू हो गया, और भ्रष्टाचार उसकी एक स्वाभाविक परिणति बन जाती है। तो भ्रष्टाचार कह सकते हो सत्यनिष्ठा का विलोम हुआ, विपरीत रूप हुआ। क्लियर है कि नहीं, विपरीत रूप हुआ, ये क्लियर है। यह एक निकृष्ट अवस्था कह सकते हो, जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग व्यक्तिगत हित में किया जाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यह कह सकते हो मतलब सार्वजनिक मतलब सत्ता और शक्ति का गलत और कह सकते हो बेईमानी तरीका से प्रयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार को अपने अपने तरीका से परिभाषित भी किए हैं। एक जोसेफ नाई NYE इन्होंने परिभाषा दिया है, कहते हैं कि वह व्यवहार जो सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्य से भटकता हो व्यक्तिगत हित में, तो उसे आप क्या कह सकते हो, भ्रष्टाचार कह सकते हो। यानी व्यक्तिगत हित में सार्वजनिक कर्तव्य, सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक दायित्व से भटकना वाला आचरण क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार कहलाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार संधानम कमेटी ने भी जो भ्रष्टाचार पर व्यापकता से वर्कआउट किया है, उसने भी बतलाया है कि कोई भी ऐसा कार्य मतलब कोई भी ऐसा प्रयास या विफलता जो सार्वजनिक मतलब लोक सेवकों के निष्पादन या कर्तव्य निष्पादन के दौरान हो रहा है और वह व्यक्तिगत हित में हो रहा है, तो वह क्या है, भ्रष्टाचार है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक सत्ता का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल होना, ये सत्यनिष्ठा हुआ, और इसका विपरीत व्यवहार भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक पद या सत्ता का दुरुपयोग, या फिर कह सकते हो नियम विधान परिपाटी इत्यादि से भटकना, या फिर क्या कह सकते हो जब काम करने की आवश्यकता है उस समय निष्क्रियता या शिथिलता बरतना, या फिर क्या हुआ व्यक्तिगत हित के लिए समझ रहे हैं ना, व्यक्तिगत लाभ का प्रयास करना सार्वजनिक पद के निर्वहन में, कर्तव्य के निर्वहन में, मौद्रिक और गैर मौद्रिक रूप में मतलब व्यक्तिगत हित प्राप्त करना, लोकहित का दुष्प्रभावित होना। तो लोकहित अगर दुष्प्रभावित होता है, सबसाइडेड हो जाता है, सबऑर्डिनेटेड हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भ्रष्टाचार कह सकते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। भ्रष्टाचार का रूप क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप है। प्रशासनिक जैसा आप देखते हो संधानम कमेटी जो भ्रष्टाचार का अध्ययन किया है, जैसा भी आपको मैंने बताया, कौटिल्य ने खुद अपने सकाल में 40 भ्रष्टाचार के रूप बतलाए थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने समझ रहे जो जिसके संधानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया, उसने भ्रष्टाचार के 27 रूप बतलाए थे। समझ रहे, अगर और भी उसमें व्यवहार में देखा जाए तो भ्रष्टाचार के रूप बहुत ही ज्यादा है, और कहें 127 भी हो तो कोई गलत नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार के क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। पद का दुरुपयोग करना, संसाधन का व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करना, समझ रहे हैं, विधि का दुरुपयोग करना, फिर कह सकते हो सरकार मतलब व्यक्तिगत हित में संविदा या ठेकेदारी देना, या फिर कह सकते हो झूठा भत्ता किराया वसूली करना, कम गुणवत्तापूर्ण सेवा को स्वीकार कर लेना, तथ्यों को छुपाना, बहुत सारा लंबा चौड़ा कोई भी किताब में आप पढ़ोगे तो भ्रष्टाचार के अनेकों रूप मिल जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो भ्रष्टाचार बहुत ही भयावह है, बहुत ही विकृत हो जाता है और व्यवस्था को दुष्प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो भ्रष्टाचार का रूप मैं बताया आपको, भ्रष्टाचार का बहुत सारे रूप तो आप इर्द गिर्द से गुजरता होगा और आपको पता भी नहीं लगता भ्रष्टाचार है। समझ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक सत्ता और धन का प्रयोग समझ रहे हैं ना, लोग व्यक्तिगत हित में करते हैं और इसे कोई गलत नहीं मानते। उन्हें लगता है ये तो सब अधिकारी बने हैं, तो फिर तो ये तो अब जनरली मैं बहुत लोगों को देखता हूँ प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो सबसे पहले वो अपना सेल्फी लेते हैं अपने गाड़ी के साथ,
समझ जाओ, सरकारी गाड़ी उनको मिला होता है, उसमें बाकायदा नंबर प्लेट, उनका नेम प्लेट वगैरह लगा होता है, ऑफिस का लेते हैं, व्हाट डू दे वांट टू शो। वही व्यक्तिगत जो उद्देश्य की साधना करने का प्रयास करते हैं। ये पद उनको जनता की सेवा करने के लिए दिया गया है, समझ रहे हैं, बिहार की सेवा करने के लिए दिया गया है, ना कि व्यक्तिगत हित को साधने के लिए दिया गया है। आप व्यक्तिगत हित को प्रदर्शित करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक हित की कीमत पर नहीं। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि भ्रष्टाचार का व्यापक और प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है मतलब? भ्रष्टाचार का व्यापक प्रभाव ये पड़ता है कि भ्रष्टाचार प्रभावी लागत को बढ़ा देता है। जो चीज 1 रुपया में होना है, भ्रष्टाचार के कारण वो 4 रुपया में होगा, समझ रहे हैं। दूसरा क्या होगा? समाज बढ़ जाएगा हैव और हैव नॉट में, समझ रहे हैं। किसमें? मतलब संपन्न वर्ग और गैर संपन्न, मतलब समाज को ये तोड़ देता है, विखंडित कर देता है, समझ रहे हैं। समाज को ये बांट देता है, समाज में पैसे वाले और गैर पैसे वाले, शासित और शासक ये वर्ग बन जाता है। ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर क्या होता है? दुष्प्रभाव होता है। सार्वजनिक धन और संसाधन का बर्बादी होता है। कार्य योजना आधे अधूरे रह जाएंगे। बहुत सारे भवन बने और तुरंत ढह गया, समझ रहे हैं। जो चीज देखते हो, आप अपने घर बनाते हो, वो घर कम से कम 100 साल टिक जाता है, और सरकारी भवन को देखो तो 40 साल में ही। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप बिहार में गांधी सेतु को ले लो। गांधी सेतु का हाल देख रहे हो, और उसी के बगल में सोनपुर का ब्रिज देख लो, हावड़ा ब्रिज देख लो, जो ब्रिटिश काल में बना था, आज भी चट्टान के भांति जब जमा हुआ है। और वही ले लो आपका गांधी सेतु जो बना भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और एकदम ढह गया, और अभी उस पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का क्या रूप है, इसमें कोई मतलब क्या प्रभाव है। हमें व्यापक प्रभाव पड़ता है। 5 प्रभाव बतलाओ। तो पहला प्रभाव होगा प्रभावी लागत में वृद्धि। दूसरा क्या होगा? ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव। तीसरा क्या होगा? समाज में विखंडन की प्रवृत्ति। चौथा क्या होगा? सत्ता और संसाधन का बर्बादी। पांचवा क्या होगा? प्रशासन की साख में कमी। प्रशासन का साख गिर जाएगा, जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास कम हो जाएगा, प्रशासन का मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है बतलाओ? अगर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो समानांतर अर्थव्यवस्था हो जाएगा, पैरेलल अर्थव्यवस्था हो जाएगा, काला बाजारी हो जाएगा, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद टाइप के बहुत सारे विकृति उत्पन्न हो जाएंगे, जो विगत दिनों आपने देखा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद इत्यादि के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा वजह रहा। क्लियर है? तो भ्रष्टाचार का कारण, तो भ्रष्टाचार का एक कारण है तब ना मैं बतलाऊं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने प्रशासनिक 3 कारण बतलाया था कि जो भ्रष्टाचार, उन्हें अभी लेटेस्ट अपडेट करके बताया। उन्होंने पहले बताया कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल लेगेसी का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश विरासत, जो मतलब भ्रष्टाचार हमको अंग्रेजों से विरासत के रूप में मिला। दूसरा उन्होंने बताया भारतीय समाज में विषमता। भारतीय समाज में आप देखते होंगे कितनी विषमता है। समझ, कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, बहुत लोग बहुत नीचे हैं। अभी आपने देखा कि 95% जो वर्कफोर्स है हमारा, वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, और एक शाम खाया दूसरा शाम क्या खाएगा, उसके लिए उस पर दबाव बना रहता है, जो पिछले दिनों लॉकडाउन में आपने देखा। तीसरा क्या होगा बतलाइए? जितने भी लोक नीतियां बनी है, वह सब के सब क्या कर दी है? जनता को, नागरिक के या राज्य के भरोसे पर दया के पात्र बना रखा है, कि राज्य के दया के पात्र बन गए। आत्मनिर्भर नहीं है, सक्षम नहीं है, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। आत्मनिर्भर भारत का जो पिछले दिनों सरकार ने योजना चला रखी, वो भी शायद इसी का एक उपाय हो सकता है कि जब तक आप सरकार के भरोसे रहेंगे, बाढ़ आएगा तो रिलीफ दिया जाएगा, फिर सूखा आएगा तो रिलीफ बटेगा, फिर आपदा आएगी या कोई दंगा होगी तो सरकार राहत बांटेगी। कि अगर आप इस भरोसे रहेंगे तो आप हमेशा
इसी तरह ऐसा ही सरकार का विगत दिनों नीति भी, पॉलिसी भी रहा है कि कल्याण पर ज्यादा ट्रस्ट दिया गया, विकास पर कम, और सशक्तिकरण पर तो बिल्कुल नहीं किया गया। यदि सशक्तिकरण पर बल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लोग उस तरीका से खुद अपने आप को सक्षम बनाएंगे और वर्कआउट करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अदरवाइज अगर इन जनरल में से आप पूछो कि और क्या क्या कारण, तो मैं बोलूंगा ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण समझ रहे हो, जैसा ब्रिटिश शासन किसे हमने विरासत के रूप में लिया। ब्रिटिश शासन में भी देखते हो, जब कंपनी का शासन था तो उपहार लेने देने की व्यवस्था चलती थी, समझ रहे कि नहीं सारे, बड़े सारे जितने वाइसराय वगैरह आते थे खूब मोटी कमाई कमा के जाते थे यहाँ से, क्लियर है। इसके अलावा और क्या देखते हो, और देखते हो कि ब्रिटिश काल में जब मंदी उंदी हुआ था, वो जो अकाल उकाल पड़ा था, तो बड़े पैमाने पर जमाखोरी वगैरह देखा गया था। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला, क्लियर है। उस समय ब्रिटिश काल में वेतनमान भी बहुत व्यापक डिफरेंस था। जैसे आप देखते हो कि एक आंकड़ा कहता है कि उस समय वेतनमान में मतलब कर सकते हो 400 गुना का अंतर होता, 400 गुना अंतर। मतलब भारतीय को अगर 10 रुपया मिल रहा है, समझ रहे कि नहीं, तो उनको 4000 रुपया मिल रहा है। चलो इस प्रकार अभी कितना होगा, 12-13 गुना डिफरेंस होगा। लोएस्ट वेतनमान भारत का और हाईएस्ट वेतनमान में 12-13 गुना ज्यादा डिफरेंस है, उसमें 400 गुना डिफरेंस था। इसीलिए दादा भाई निरोजी ने वेल्थ ड्रेन वाला थ्योरी दिया था कि भारत से संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन ढोया जा रहा है यहाँ से, समझ रहे। तो इस संदर्भ में आप देखते हो तो ऐतिहासिक कारण एक बहुत बड़ा वजह रहा। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में मतलब नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। लोग भौतिकतावादी मतलब कहते हैं विलासतावादी दो दृष्टिकोण की तरफ ज्यादा अग्रसर हुए हैं, पारंपरिक मूल्यों का परित्याग कर दिया है, समझ रहे हैं। और पैसा, भौतिकता, दिखावा इत्यादि के चक्कर में वे अंधा होकर भागे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वजह है कि प्रशासन समाज में प्रतिष्ठा आपको नैतिक मूल्यों के कारण या सदाचरण के कारण नहीं मिलेगा, बल्कि किसके पास कितना पैसा है, किसके मतलब समाज एक तरह से मौन स्वीकृति दे रखा है भ्रष्टाचार को, समझ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। तीसरा क्या कह सकते हो, भौगोलिक कारण हुआ, भौगोलिक आर्थिक कारण। भौगोलिक आर्थिक कारण क्या हुआ, बड़े पैमाने पर नगरीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ, समझ रहे। सो इसने भी एक मूल्य शून्यता की स्थिति उत्पन्न कर दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ाया। मैं अगर कहूँ कि विकास और भ्रष्टाचार दोनों साथ साथ बढ़ाए तो कोई गलत नहीं होगा। भारत में जैसे जैसे विकास प्रशासन आगे बढ़ा है, भ्रष्टाचार वैसा ही बढ़ता गया, और उसी कारण काउंटर रिएक्शन के रूप में नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद जैसा उभरा है कि विकास का लाभ जो उनको मिलना चाहिए, जो लोग स्वतंत्रता प्राप्ति से और आस ला के बैठे थे कि स्वतंत्र भारत में उनको लाभ मिलेगा, वो सब बीच में अधिकारी तंत्र द्वारा और व्यवस्था द्वारा हाथ लिया। कहते हैं ना, दिल्ली से 1 रुपया चला और लोगों तक 15 पैसा पहुंचता था, मानते हैं इस बात को। तो ये तो प्रॉब्लम रहा, इसमें तो कोई दो मत नहीं। फिर और क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक कारण भी बोल सकते हैं। राजनीतिक कारण क्या है, मतलब राजनीतिक कारण चुनाव बहुत खर्चीला होता है, राजनीतिक अपराधीकरण है, अवसरवादिता है, राजनीतिक मतलब कह सकते हो आप दल बदल की संस्कृति है, सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति है। ये सब भ्रष्टाचार को, खरीद फरोख्त राजनीति को बढ़ाता है, क्योंकि प्रशासन में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो अगर ऊपर ही गड़बड़ है तो नीचे कैसे सुधर सकता है। और ये बहुत बड़ा वजह है कि ऊपर वाला व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियां इसको और अधिक गति और हवा देती है। फिर प्रशासनिक कारण भी है, नियम कानून हुआ, जटिलता हुआ, वेतनमान का डिफरेंस हुआ। हमारे वेतनमान कम है, नियम कानून ज्यादा है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो कानून है बड़ा लचीला टाइप का है, ज्यादातर अधिकांश परिस्थिति में अधिकारी बच जाते हैं, समझ रहे हो। वो तथ्यों में त्रुटि को ढूंढकर निकाल कर अपने आप का बचाव कर लेते हैं। नियम कानून भी बड़े अपर्याप्त, तो ये सब ले जाकर क्या होता है, भ्रष्टाचार कारण बहुत जटिल हो जाता है। और यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार मतलब कह सकते हैं बड़े पैमाने पर, केवल भारत में नहीं
विश्वव्यापी स्तर पर है, और विकासशील देशों में तो और ज्यादा देख सकते हो। जैसे आप बांग्लादेश ले लो, फिर अफ्रीका का देश ले लो, फिर भारत ले लो, पाकिस्तान ले लो। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पर ही भ्रष्टाचार का चार्ज लगा हुआ था। भारत में भी कई शीर्ष पर बैठे हुए लोगों पर भ्रष्टाचार का चार्ज लगता रहा। समझते, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। जब राजा ही गलत होंगे तो फिर प्रजा पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और इसलिए भ्रष्टाचार बहुत विकट हुआ है। क्लियर है? तो भ्रष्टाचार, और उसमें मैं आपको जन शिकायत बतला रहा था कि जन शिकायत को लोग पहले ये समझते थे कि जन शिकायत विकास के अभाव में है, विकास नहीं हुआ इसलिए जन शिकायत है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को लगता था कि विकास होगा, जन शिकायत दूर होता चला जाएगा, लेकिन क्या देखा गया, जैसे जैसे विकास होता गया जन शिकायत बढ़ता गया। कारण क्या था कि विकास का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा, बीच में ही हड़प लिया गया। समझ रहा, इसका कारण एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। इसलिए आप देखते हो कि जन शिकायत और भ्रष्टाचार बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और यही कारण था कि भारत में स्वतंत्र ब्रिटिश काल से ही इससे निपटने का प्रयास होता रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो बहुत इस पर गति मिला, तेजी आया है। क्लियर है? तो भारत में अब तक भ्रष्टाचार से निपटने के कौन कौन से क्रियाकलाप या कौन कौन सा व्यवस्था है, थोड़ा उस पर हम वर्कआउट करना चाहेंगे। जैसे ब्रिटिश काल में बहुत सारा कानून बना, या स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ कानून जो है वो बतला सकता हूँ मैं। एक था पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1850, लोग क्या कर सकते हो, सार्वजनिक अधिकारी जांच अन्वेषण अधिनियम 1850। दूसरा था भारतीय दंड संहिता 1860। फिर फौजदारी अपराध संहिता CRPC हुई 1860। फिर कह सकते हो विशेष पुलिस स्थापना 1941। फिर कह सकते हो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। ये सब जो था 1947 के पहले, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही कानून बने थे, जो समय स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बने थे। 1947 में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाए, समझ रहे। और आप जैसे देखते 1952 में राजनीतिक पद पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध, समझ रहे, जांच पड़ताल के लिए आयोग अधिनियम बना। क्लियर है? लोक सेवकों के लिए, समझ रहे, आचार संहिता अधिनियम बना। अखिल भारतीय सेवा के लिए अलग से आचार संहिता अधिनियम 1954, 1955, 1956। 1954 में अखिल भारतीय सेवा के लिए बना, केंद्रीय सेवा के लिए 1955 में बना, 1956 में रेलवे के लिए बना। आचार संहिता अधिनियम में होता है अधिकारी क्या करे और क्या ना करे, समझ रहे, उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी होता है। अखिल भारतीय सेवा 1968 में फिर बदलाव भी किया गया और नया अधिनियम लाया गया, समझ रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खास तौर पर, जैसा कि आपको मैंने बताया, भ्रष्टाचार विरासत के रूप में मिला। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लेटर लिखकर आगाह किया था कि उनके नोटिस में कई मंत्री पैसा लेकर काम करना शुरू कर दिए हैं। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भ्रष्टाचार का जहर फैलना शुरू हो गया था। क्लियर है? और जब प्रताप सिंह कैरावत यहाँ के थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, और फिर जम्मू कश्मीर के गुल मोहम्मद, ये दो मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, समझ रहे हैं। और दोनों अपराधों के या मामलों की जांच पड़ताल में सार्वजनिक सत्ता के दुरुपयोग का मामला सामने आया, तो इस पर गहनता से विचार विमर्श करने के लिए के संथानम के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और कहा गया कि आप इस पर वर्कआउट करें और सजेस्ट करें क्या समाधान हो सकता है। इसी संदर्भ में उसी के अनुशंसा पर 1964 में आप देखते हो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, जो 1941 में विशेष पुलिस अधिनियम बना था, और 1946 में दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम बना था। उन दोनों को मिलाकर 1963 में ही CBI की स्थापना कर दी गई, जो भारत का प्रमुख जांच अभिकरण, समझ रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के तर्ज पर राज्यों में भी, परमंडल पर भी और जिला स्तर पर भी निगरानी, मतलब कह सकते हो सतर्कता अभिकरण की स्थापना की गई। क्लियर है? तो ये सब तो आप देख रहे हो कि बड़े पैमाने हर राज्य में अब भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है, समझ रहे हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चूंकि व्यापक बदलाव हुए थे,
तो उस पर गहनता से विचार विमर्श करने के लिए समझ रहे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। इसने अपने रिपोर्ट में लोकपाल और लोक आयोग संस्था स्थापित करने का अनुशंसा किया था। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। समझ रहे हैं, मैं इस पर वर्कआउट करता हूँ, लेकिन थोड़ा उस पर और बात बतला दूं आपको। इसके अलावे और भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का क्या क्या व्यवस्था किया गया, तो फिर आप देख सकते हो, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा न्यायाधिक आयोग बना। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध जांच पड़ताल के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इस भ्रष्टाचार निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों को उन्होंने सामने लाया। संसद उसकी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे जीव घोटाला जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हुआ था, एस्टीमेट कमेटी के मामले से सामने आया था, और प्रथम काल के माध्यम से पहला घोटाला जिसको हम लोग मुंद्रा कांड कहते हैं वह सामने आया था। तो संसद और उसकी समितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है। 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था केंद्र स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के शिकायतों का निपटारा करना। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखते 1988 में केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडलीय सचिवालय में जन शिकायत निदेशालय की स्थापना कर दी गई, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे। और भारत में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्र स्तर पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है। कार्मिक, पेंशन और जन शिकायत मंत्रालय बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। ये प्रधानमंत्री के अधीन रहता है और इसका काम प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत इत्यादि से निपटना, भ्रष्टाचार इत्यादि से निपटना इत्यादि के दिशा में काम करना है। हमारे प्रशासनिक सुधार इस दिशा में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के प्रयास से आप कह सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, इसी के प्रयास से कह सकते हो आप नागरिक संहिता लाया गया, इसी के प्रयास से हमारे लोकपाल विधेयक अंततः रूप ले पाया। समझ, तो मैं आपको बताया कि 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेकमेंड किया कि भारत में लोकपाल की स्थापना की जाए, या स्वीडन के अम्बड्समैन व्यवस्था के तर्ज पर किया जाना है। अम्बड्समैन का मतलब होता है जनता का वकील अथवा प्रतिनिधि, जो शीर्ष स्तर पर अभिशासन में भ्रष्टाचार और जन शिकायतों का मामलों का निपटारा करता है। समझ रहे हैं। यह जितने भी आप कह सकते हैं स्कैंडिनेवियन देश है, सभी में इसकी स्थापना की गई है। समझ रहे हैं। इंग्लैंड में, भारत में, इंग्लैंड में इसका नाम है, न्यूजीलैंड में इसका नाम है संसदीय आयोग। समझ रहे हैं। तो भारत में संसदीय आयोग के पैटर्न पर ही लोकपाल और लोक आयोग संस्था स्थापित करने का मांग किया गया। भारत सरकार 1968 में, जिस समय मिसेस गांधी की सरकार थी, पहला विधेयक लोकपाल विधेयक लाए। समझ रहे। लेकिन चूंकि लोकसभा का विघटन हो गया तो यह विधेयक उसी के साथ समाप्त हो गया, और उससे लेकर आपका 10 बार लगातार प्रयास होता रहा लोकपाल के संदर्भ में, लोकपाल को अधिनियम बनाने के संदर्भ में। समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर हित था। सबसे बड़ा हित था प्रधानमंत्री इसके दायरे में आएंगे अथवा नहीं। बाद में इस बात पर सहमति बन गई कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में आएंगे। क्लियर। इस बीच कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर लोक आयुक्त बनाने का पहल किया। उड़ीसा को कहा जाता है कि पहला राज्य जिसने लोक आयुक्त अधिनियम बनाए। महाराष्ट्र को पहला राज्य कहा जाता है जिसने लोक आयुक्त संस्था का निर्माण किया 73 में। और आपको जानकर हैरानी होगा 1973 में बिहार में भी लोक आयुक्त संस्था की स्थापना कर दी गई थी और अधिनियम बन गया था, और श्रीधर वासुदेव सोहानी को बनाया गया था पहला
लोक आयुक्त 1973 में, जो 1978 तक रहे थे। क्लियर है? तो आप देखते हो कि भारत में लोकपाल से बड़ी लोगों को उम्मीद थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्र मतलब कह सकते हो जो प्रशासनिक सुधार हुआ, उस प्रशासनिक सुधार के केंद्र बिंदु में लोकपाल को बहुत उच्च जगह दिया गया और उससे उम्मीद किया गया कि इसके स्थापना से भारत में जन शिकायत और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर लोग काफी आशान्वित थे, समझ रहे हैं। इसी को लेकर आपको याद होगा 2011 में अन्ना हजारे ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था, जन लोकपाल विधेयक, और उसी के मतलब कह सकते हो छाया में, उसी के प्रभाव से आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है और उस आंदोलन के एक प्रमुख करता धरता था। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो सरकार दिसंबर में 2011 में अंततः मन बना ली कि लोकपाल को स्थापित किया जाना चाहिए, और 2014 में यह पारित हो मतलब लागू भी हो गया। 2014 में 2013 का अधिनियम है लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम 2014 से लागू हो गया। समझ रहे? ये एक भारत में प्रशासनिक सुधार की महत्वपूर्ण उपलब्धि मान सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो भारत में जो इसकी स्थापना की गई, समझ रहे हैं, ये तो बाद में हुआ। अभी हाल में एनडीए यूपीएस जो नई सरकार है, इन्होंने इसकी स्थापना किया, समझ रहे हैं। जो आप देखते हो 2019 में इसकी स्थापना की गई, समझ रहे हैं। यानी इतने दिनों तक ये लंबित ही रहा। 2011 मतलब कह सकते हो 14 में कानून बन गया था, लेकिन 5 साल तक ये लंबित ही था। और फिर आप देखते हो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है भारत का प्रथम लोकपाल। समझ रहे हैं? समझ में आया आपको? अब यहाँ पर देखते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके अलावे पहले तो ये देख लो कि लोकपाल पर अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो लोकपाल पर अलग से क्वेश्चन आता है, तो लोकपाल का अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये आपको जानना चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको हल्का फुल्का इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। जो इस व्यवस्था में किया गया है कि इस अधिनियम के तहत, समझ में, सबसे पहले केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर लोकपाल और लोक आयुक्त संस्था स्थापित किया जाना है। केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोक आयुक्त। समझ रहे हैं? लोकपाल जो संस्था होगा वह अध्यक्ष के अलावे 8 सदस्य होंगे, जिसमें 4 सदस्य कहाँ से रहेंगे? न्यायिक क्षेत्र से रहेंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोकपाल संस्था में 50% सदस्य कहाँ से होंगे? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से होंगे, महिलाओं से होंगे। क्लियर है? इनके सदस्यों के नियुक्ति के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है, जिससे प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक गणमान्य विधिवेत्ता होते हैं। क्लियर है? इसकी सहायता करने के लिए एक सर्च समिति बनाने का ये प्रावधान किया गया, जिसमें 50% लोग SC, ST, OBC, महिला और माइनॉरिटी से लिए जाने का है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है, हालांकि उसके कुछ तौर तरीके निर्धारित किए गए हैं। लोकपाल का जुरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में सभी अधिकारी आते हैं। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जितने कर्मचारी हैं सब लोग आते हैं। क्लियर है? लोकपाल को समझ रहे, जितने भी भारत में जांच अभिकरण जैसे CBI हुआ, इन सब पर क्या है? CVC हुआ, ये सब पर उसको अभिदीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। समझ रहे? इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो CBI होगा उसके निदेशक का चयन जो होगा वह किसके रिकमेंडेशन पर होगा? एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनेगी, उसके अनुशंसा पर होगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, जांच पड़ताल हो रहे हैं, उसके बीच में भी उनके संपत्ति को क्या किया जा सकता है? उनके संपत्ति को अटैच किया जा सकता है और जब्त किया जा सकता है।
इस अधिनियम का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है कि किसी मामले को जांच, प्रारंभिक जांच के लिए 3 महीना और अधिकतम 3 महीना बढ़ाया जा सकता है। समर इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 महीना और उसमें अधिकतम 6 महीना बढ़ाया जा सकता है, और मुकदमा के लिए 1 साल, उसमें 1 साल और अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए सब पर क्या होगा, अलग से न्यायालय की स्थापना की जानी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से निपटने के लिए जो पहले जो था अधिनियम सजा था 7 साल, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 10 साल इस अधिनियम में किया गया है। समझ रहे हैं? इसके अलावा और क्या किया गया है बताइए। जो लोग इसमें जो ईमानदार अधिकारी हैं उनके पर्याप्त बचाव की व्यवस्था करने का कहा गया है। समझ रहे हैं? इसके अलावा लोकपाल को अपने स्तर पर किसी भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। यदि विदेशों से 10 लाख से अधिक पैसा विदेशी मुद्रा मंगाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी लोकपाल उस पर जांच पड़ताल कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा इसने लोकपाल को बहुत सारे और भी अधिकार दे रखा है सीबीआई के संदर्भ में, कि सीबीआई में वह एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन व्यवस्था की स्थापना कर सकता है। उसकी अनुमति से ही सीबीआई के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। क्लियर है? इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य 1 साल के अंदर में अपने यहाँ लोकपाल अधिनियम, लोक आयुक्त अधिनियम बनाएंगे और उस हिसाब से स्थापित करेंगे। बिहार भी आपको पता है इसमें अग्रणी है, और बिहार 2011 में बिहार लोक आयुक्त अधिनियम बनाए और फिर नियुक्ति भी किया है। बिहार में श्याम की नियुक्ति लंबित था और श्याम किशोर शर्मा को बनाया गया है बिहार का नए प्रावधानों के अनुसार प्रथम लोक आयुक्त। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर मिहिर कुमार झा और कृति चंद्र शाह 2 अन्य सदस्य होते हैं। समझ रहे हैं? इनका जो भारत में व्यवस्था, बिहार में जो व्यवस्था किया गया कि जो अध्यक्ष होते हैं उनको बिहार में मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष वेतन और सुविधा दी जाती है, और सदस्य को बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन और सुविधा दी जाती है। ये सरकारी सेवकों से संबंधित शिकायतों का निपटारा करते हैं। क्लियर है? इसमें अप्लाई करने के लिए ज्यादा खर्च नहीं, केवल 200 रुपया लगता है। 100 रुपया कोर्ट फी है और 100 रुपया शपथ के रूप में शपथ पत्र में भरना होता है। क्लियर है? ये वर्चुअली बहुत बेहतर ढंग से अब तक काम किए हैं, और माना जाता है कि केंद्र स्तर पर भी लोकपाल अपने स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक केंद्र 2019 के आंकड़ा के अनुसार केंद्र स्तर पर लगभग 1000 मामलों को अब तक निपटाया जा चुका है, शिकायतों को। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि भारत में लोकपाल, लोक आयोग दोनों काम कर रहा है वर्तमान में। बिहार में लोक आयोग और केंद्र में लोकपाल। क्लियर है? अब उसी को देखते हुए एक क्वेश्चन पिछले दिनों बीपीएससी ने पूछा कि क्या भारत, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कहता है, क्या आपको लगता है कि लोकपाल भारतीय संविधान के मौलिक आत्मा के विपरीत है? तो यह कहना तो गैर मुनासिब होगा कि भारतीय संविधान के मौलिक आत्मा के विपरीत है, क्योंकि अगर भारत के संविधान का प्रस्तावना लिया जाए तो उस प्रस्तावना में कहा गया है कि वह भारत के लोगों को, मतलब कह सकते हैं आप, समता, न्याय, सहिष्णुता, समझ रहे हैं, स्वतंत्रता जैसे व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए अभी शासन का दायित्व बनता है कि वह जनता को बेहतर, निष्पक्ष, स्वतंत्र, समतापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करे। क्लियर है? और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए केंद्र स्तर पर प्रशासन है, राज्य स्तर पर प्रशासन है, पूरी व्यवस्था को उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई है। और चूंकि भारत बड़ा देश है, जिस विशाल जनसंख्या है, लाखों के संख्या में अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत है। मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत कहता है कि लोक सेवकों के जितने ओमिशन कमीशन होगा उसके लिए मंत्री जवाबदेह होगा, और संसद के प्रति और विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन इतने बड़े विशाल देश में हमारे ये सिद्धांत अकेला पर्याप्त नहीं हो सकता। इतने बड़े अधिकारी, इनके कार्य व्यवहार
उनसे उत्पन्न जन शिकायत, भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा करने के लिए जिस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है और ये बहुत सारे व्यवस्था है, उन पर भी मॉनिटर करने के लिए, उन पर भी कोऑर्डिनेट करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए एक अलग से व्यवस्था की तो जरूरत है ही। और इसी संदर्भ में मैं ये मानता हूँ कि भारत में लोकपाल जो है वह भारतीय संविधान के महाभावना के विपरीत नहीं है, बल्कि भावना के अतिरिक्त है, भावना के अनुरूप है। और यह भारतीय विशासन का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हुआ। मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मतलब हुआ कि जो मौजूदा व्यवस्था है वह उन तत्वों को नहीं दे पा रहा है, इसीलिए इसको प्रोवाइड किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। सीबीआई है, सीवीसी है, कोर्ट है, और भी जितनी व्यवस्था है सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि जन शिकायत बहुत बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार उतना ही बड़ा इशू है, तो जन शिकायत और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है। और ये स्वाभाविक है कि भारत जैसे विशाल देश में, तो उस परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय व्यवस्था जिसका विश्व स्तर पर ख्याति हो, उसमें भारत में स्थापित करना किसी तरीका से गलत नहीं माना जाएगा। और यह संविधान के आत्मा के विपरीत भी नहीं है, बल्कि भारत तो हमेशा नए प्रयोग, नए धर्मिता, नवाचार के लिए रहा है, समझ रहे, प्रयत्नशील रहा है, उत्साही रहा है, अपनाता रहा है। तो उस हिसाब से इसको गलत नहीं बोले, बल्कि कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के भावना के अनुरूप है, यह भारतीय संविधान के भावना के अतिरिक्त हुआ। और क्या हुआ, यह जो है आपके भारतीय विशासन का एक अतिरिक्त पूरक है, जो सुशासन को और अधिक बल और गति प्रदान करता है। क्लियर है? तो इस परिस्थिति में अभी इसका स्थापना का करीब 2 साल ही हुआ, तो 2 साल में या राज्यों का 2000 मतलब कह सकते हो कि 11 से 10-8 साल में स्थापना हुए, और हर राज्य में अलग अलग गाता है। तो उस हिसाब से अभी आप कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये बहुत सफल है या बहुत विफल है, लेकिन अब तक का ट्रेंड बतला रहा है कि आगाज हो चुका है और आगे इस दिशा में और भी व्यापक परिवर्तन की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, वास्तविकता, प्रभावकारिता अभी आना शेष है। रही बात भ्रष्टाचार का, तो मैं आपको बतला दूं, भ्रष्टाचार एक जनरल प्रॉब्लम है, एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार का कई कारक है, कई घटक है, कई प्रभावक रूप है, और उस परिस्थिति में लोकपाल अकेला उसे समाप्त कर दे, खत्म कर दे, ये थोड़ा सोचना युक्ति संगत नहीं लगता है। जैसे अभी जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन का आंसर में आपको बतलाना है, क्या लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन कर सकता है? इसके संस्था के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आप कम से कम इस संस्था के पक्ष में 5 तर्क दीजिए कि ये संस्था भ्रष्टाचार उन्मूलन कैसे कर सकता है। तो बोल सकते हो कि विश्वव्यापी स्तर पर इसने, पहला कारण कि विश्वव्यापी स्तर पर इसने इस रूप में ख्याति पाई है। स्वीडन, इंग्लैंड और से बहुत सारे देशों में ये काम कर रहा है, फिनलैंड, डेनमार्क। तो इस हिसाब से भारत में इसके अपेक्षा उम्मीद करना कोई गैर गलत नहीं होगा, मतलब सही है। नंबर 1। दूसरा कारण क्या सकते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा लोग भी इसके दायरे में है, जितने क्लास 1 से क्लास 2 जितने एजेंसी है सब इसके दायरे में, तो बट नेचुरल है कि यह सशक्त है और कर सकता है। तीसरा, इसे अभियोजन का अनुमति देने का अधिकार, हमारे इसको सरकार पर निर्भरता नहीं है कि सरकार अनुमति देगी तो ये काम करे, ये अपने स्तर पर भी अभियोजन दे सकता है। चौथा क्या कह सकते हो, चौथा कह सकते हो कि इसमें जो समझ रहे हैं, चौथा इसमें जो सबसे ये पॉइंट है कि इसको अधीक्षण का अधिकार देंगे, जितने जांच अभिकरण है इसका अधीक्षण कर सकता है, सीबीआई हुआ और भी जितने जांच अभिकरण है, तो इसके चूंकि इसके पास जांच व्यवस्था अपना है, तो इस हिसाब से बट नेचुरल है, यह प्रभावी ढंग से व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया, और एक मतलब इसमें सभी जाति धर्म सबका प्रतिनिधित्व दिया गया है, समय सीमा निर्धारित किया गया, तो इस हिसाब से उम्मीद किया जा सकता है एक संतुलित अभिशासन सुनिश्चित करेगा, प्रतिनिधित्व पूर्ण अभिशासन सुनिश्चित करेगा, और शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार, जन शिकायत इत्यादि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जरा देखते हैं इस संस्था का
भ्रष्टाचार में विपक्ष में क्या तर्क दोगे? इसका विपक्ष में कुछ तर्क दिया सकता है? या आप कह सकते हो कि संसदीय लोकतंत्र में बाहर की व्यवस्था का कोई ज्यादा गुंजाइश होता नहीं है, क्योंकि मंत्री जवाबदेहिता के सिद्धांत पे काम करता है, समझ रहे, और वह अपने आप में एक तरह से पूरा माना जाता है, इसलिए इसको मतलब होना कोई बहुत ज्यादा, यही कारण कि अमेरिका भी इसको स्थापित नहीं किया। दूसरा कह सकते हो कि राज्यों में तो 1973 से बना हुआ है, लेकिन कौन सा आशाजनक परिवर्तन हुआ? केवल सरकार के साथ टकराव और फिर यही सब तरह का कुछ मामले, वो ज्यादातर राजनीति की हो गया, हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा, इसके कार्य व्यवहार में अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग डफली, अलग अलग राग ये देखने को मिला। सबसे बड़ा क्या है कि इसमें जो अधिनियम जो बना है, लोकपाल व्यवस्था किया गया, इसमें ये कर दिया गया है कि अगर आप गलत कॉम्प्लेन करते तो आपके विरोधी कार्रवाई कर दिया जाएगा। अब होता क्या है कि लोग डर के मारे कि कहीं मेरा आरोप गलत ना हो जाए, कोई जेन्युइन भी आरोप होगा तो कोई करना नहीं चाहेंगे, तो नतीजा क्या होगा? अधिकारियों को उत्साह मिलेगा, अधिकारी क्या करेंगे? उसका वो मिसयूज कर सकते हैं और जानबूझकर क्रिमिनल विक्टिमाइज कर सकते हैं इसका। इसमें गुमनाम का व्यवस्था नहीं किया गया कि कोई गुमनाम बिना नाम का अपनी पहचान छुपा कर आवेदन कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें बहुत दिक्कत है। फिर इसमें जो है ना अपराध, मतलब कह सकते हो ना, आरोप का विषय वस्तु पर कम और प्रारूप पर ज्यादा बल दे दिया गया। समझ रहे हैं? भारत में ऑलरेडी बहुत सारे संस्थाएं काम कर रहे हैं, लेकिन उनके होने से भी क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। तब इसके स्थापना से क्या होगा? केवल और व्यवस्था बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तो आपको मैंने उधर भी पक्ष बताया, इधर भी पक्ष बतलाया, लेकिन आप क्या बोलोगे निष्कर्ष पे? निष्कर्ष आप ये बोल सकते हो, परिसीमाओं के बावजूद, अन्वेषाओं के बावजूद लोकपाल भारत में मतलब वर्षों से मतलब प्रतीक्षित रहा और आज स्थापित हो गया, और सरकार भी इस दिशा में लगातार सजग और सक्रिय है। तो उम्मीद किया जाना चाहिए कि लोकपाल की स्थापना से अब जन शिकायत और भ्रष्टाचार को निपटने में सफलता मिलेगी, और इस दिशा में पहल आरंभ हो गया है। हमें आसान्वित होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए इसके संदर्भ में, समझ रहे हैं, सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। और एक बात और मैं बतला दूं कि भ्रष्टाचार, मैंने आपको क्या बतलाया, केवल इससे दूर हो जाएगा ये मान लेना ठीक नहीं होगा, हमें और भी इससे निपटने का दूसरी व्यवस्था करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का जड़ समाज के में समाया हुआ है। समाज एक तरह से उसे मौन स्वीकृति दे रखा है, अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण सब इसको हवा दे रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अकेला लोकपाल या अकेला सरकार उससे पूरी तरह निपट ले, ये पूरी तरह सक्षम नहीं है, और भी इसमें कई व्यवस्था को इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो इसे प्रभावी बनाने के लिए कोई और आप उपाय बतलाएंगे कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और क्या उपाय आप बतला सकते हैं? क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले ये है ना कि आपको भ्रष्टाचार में जो अधिनियम है उसको थोड़ा सख्त बनाने की जरूरत है, समझ रहे हैं, और उसमें मतलब भ्रष्टाचार का मामला को समय सीमा के अंदर निपटारा करना, उनके संपत्ति को जब्त कर लेना, और जो घाटा हुआ है उनमें से भरपाई कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए, समझ रहे हैं। तो समय सीमा के अंदर निपटारा, संपत्ति का कब्जा, जब्त करना और भरपाई एक उपाय हो सकता है। दूसरा, निजी क्षेत्र को भी इसके दायरे में लाना, क्योंकि निजी क्षेत्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रभाव डालते हैं करप्शन को बढ़ाने में। तीसरा क्या है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, अब तक यही देखा गया कि उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो इसलिए बहुत दिक्कत वाली बात है, कोई जानबूझकर इस संदर्भ में नहीं आना चाहेगा। तो अब व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह का लोगों को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो ईमानदार अधिकारी, हम लोग के साथ भारत में दिक्कत क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड से आगे बढ़े। हमने कभी प्रशासन में सत्यनिष्ठा लाने का कोशिश ही नहीं किया, हमने हमेशा भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश किया। नतीजा क्या हुआ? भ्रष्टाचार तो दूर हुआ नहीं और सत्यनिष्ठा भी नहीं आया। तो हमें ज्यादा जरूरत किस बात की है? सत्यनिष्ठा को बढ़ाने का। सत्यनिष्ठा अगर बढ़ गया या प्रशासन में आ गया तो भ्रष्टाचार तो अपने आप कंट्रोल हो सकता है,
समझ रहे हैं। इसके अलावा तो ईमानदार अधिकारियों को आप सम्मान करें, उसकी रक्षा करें, उन्हें सम्मानित करें, इससे भी आपका बेहतर हो सकता है। मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सारे मीडिया का इसमें सक्रिय भागीदारी लिया जाना चाहिए। सामाजिक लेखा परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभावकारिता तय करेगा कि सरकारी अधिकारी जो खर्च किए हैं, व्यवहार किए हैं, उसका क्या वास्तविकता में परिणति हुई है, और फिर दोषियों को दंडित करके कार्रवाई करना। फिर सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल, ये भी आपको कह सकते हैं। सरकारी लेन देन में अखंड मतलब इंटीग्रिटी पैक्ट किया जाए, समझ, जिस तरह से शपथ पत्र कि हम रिश्वत देंगे नहीं, लेंगे नहीं, इस तरह से एक व्यवस्था कर दी जाए, तो इससे भी कुछ बहुत हद तक लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और इससे दूर हो सकता है व्यवस्था, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों का एसीआर लिखा जाता है, तो एसीआर में बहुत सारा कॉलम होता है, तो एक कॉलम ये भी होना चाहिए जो अधिकारी लिखे कि वह अपने काल में भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में क्या कुछ किया है अथवा नहीं किया, समझ रहे हैं। इसके बाद और क्या कहा सकता है, बताया जाए कि जहाँ भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, तोड़ा जाए और उनको मतलब उसी हिसाब से समाधान किया जाए, समझ रहे हैं। फाइल जो मूवमेंट होता है इसमें गोपनीयता बरती जाती है, इस कारण भी भ्रष्टाचार फैलता है। इसलिए साउंड फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हो ताकि पब्लिक को पता रहे उनका फाइल कहाँ है और किस हालात में, समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या है बताइए, जितने जो सार्वजनिक अधिकरण है वे सब अपने दफ्तर के आगे लगाए कि कौन कौन सा मामला उनका अभी तक निपटा हुआ है, कितना मामला उन्होंने निपटाया है वगैरह वगैरह। तो उपाय तो बहुत सारे हैं, आप अपने लेवल पर और भी उपाय सजेस्ट कर सकते हो, इसके सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाए, जो विवेकाधिकार को सीमित किया जाए, समझ रहे हैं। पर्यवेक्षण के दायरे में निगरानी को भी शामिल किया जाए, समझ रहे हैं। मतलब जनता अब नागरिक को प्रशासन से सूचना मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, अधिकारी खुद सूचना अपने सार्वजनिक कर दे, तो ये सब व्यवस्था की जानी चाहिए। और इससे उम्मीद किया जा सकता है कि मतलब भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। मैं वास्तव में बतलाऊं कि आज के तारीख में जो सरकार का प्रयास है, नेतृत्व बिहार लेवल पर भी देखा जाए और केंद्र लेवल पर भी देखा जाए, तो भ्रष्टाचार तो बहुत हद तक कंट्रोल हुआ और हो रहा है। जैसे डीबीटी जैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो योजना शुरू हुआ है, जनधन खाता खुला है, पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, बिचौलिया वगैरह खत्म हो जाते हैं। जो गैस में सब्सिडी जो पहले सब डिस्ट्रीब्यूटर के दिया जाता था, आज डायरेक्ट पब्लिक को दिया रहा है, इससे भी भ्रष्टाचार कंट्रोल हुआ है। बहुत सारे ब्रिटिश कालिक कानून जो ब्रिटिश काल के बने थे और कोई प्रयोजन के नहीं थे, पिछले दिनों सरकार उन्हें समाप्त किया, इससे भ्रष्टाचार कंट्रोल हुआ। इंटरव्यू वगैरह में जो बहुत सारे एग्जाम में इंटरव्यू का प्रोविजन ही खत्म कर दिया, ये भ्रष्टाचार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। किसी भी अधिकारी को अपने कार्यकाल में अपने अधिकारी में मंत्री को अपने परिवारजन को सचिव वगैरह न बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा दिशा है। फिर सबको अपना निष्पादन रिपोर्ट कार्ड दे अपने काम के मंत्रालय के बारे में, ये भी उनको कार्य के प्रति संवेदनशील बनाता है और भ्रष्ट आचरण वगैरह पर अंकुश लगाने में मदद करता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा और क्या बतला सकते हैं आप, जैसे चुनाव आयोग में भी विश्व स्तर पर बहुत सारा काम किया, जो अधिकारी अपराधी सजा याफ्ता उन्हें चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार दिया, समझ रहे हैं। अभी जो हाल में जो निर्णय दिया गया कि जो अपराध के मामले अगर दर्ज है तो सार्वजनिक करे कौन कौन सा अपराध है उनके विरुद्ध, तब वो नॉमिनेशन करें। तो ये सब व्यवस्था है जो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक, काला बाजारी पर बहुत हद तक अंकुश लगा, समझ रहे हैं। मतलब कह सकते हो रियल सेक्टर पे, फिर कह सकते हो कह सकते हैं उद्योग जगत में नए नए जो सरकार कानून बनाए, ट्रेड हुआ, रेरा हुआ इत्यादि के माध्यम से भी भ्रष्टाचार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बल देना, ये सब भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कंट्रोल किया। तो आज हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण के दिशा में भारत बहुत संतोषजनक स्थिति में लगभग पहुंच चुका है, समझ रहे हैं। और आज मतलब इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसका नतीजा है कि अर्थव्यवस्था में पैसा, ब्लैक मनी खत्म हो रहा है, पैरेलल अर्थव्यवस्था कम हो रहा है,
लोगों के पास से पैसा घसक कर सरकार के पास पहुंच रहा है, सरकार उस पैसा का इस्तेमाल लोक कल्याणकारी कार्य के लिए करे। यह सबसे बड़ा प्रमाण हुआ भ्रष्टाचार पर अंकुश का। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि अब इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, हमें भी अपने स्तर पर प्रयास करना है, मीडिया को प्रयास करना है, सब समाज को प्रयास करना है, समझ रहे हैं, कारपोरेट क्षेत्र को प्रयास करना है, लेकिन सबसे ऊपर राजनीतिक व्यवस्था को, क्योंकि लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं, उसी का आचरण का अनुपालन करते हैं। अगर वहां शुद्धि हो गया तो फिर पूरे व्यवस्था धीरे धीरे अपने सुधर जाएगा और हम लोग इस मायने में ही काम करें और काफी हद तक सफल भी रहे। ठीक है, सो ये मैंने आपको वर्कआउट किया, इस पर आप वर्कआउट करें। एक क्वेश्चन लिख कर लाइएगा, लोकपाल, दोनों क्वेश्चन लिखिएगा। तो लोकपाल संस्था के संदर्भ में आया कि भारतीय संविधान के भावना के विपरीत नहीं है और लोकपाल भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहायक है, यानी 5 पक्ष में और 5 विपक्ष में तर्क देके लिखने की कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, बहुत हम समझते हैं आप इसको एंजॉय करेंगे जब लिखेंगे, समझ रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, ऑल